आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में देखेंगे कि 2024 दिसंबर का जो ज्योग्राफी नेट का पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से सवाल आए हैं। तो हम सबसे पहले उसमें भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 20 सवाल आए थे। तो आप सब जानते हैं नेट का जो एग्ज़ाम है कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए उसको पास करना अनिवार्य है। इंडिया लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है, जो व्यक्ति इस पेपर को पास करेगा वही प्रोफेसर बनने के योग्य होगा। तो आइए देखते हैं हम कि अब की बार भारत से क्या क्या सवाल आए हुए थे। तो इसमें हम देखें कि भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों की किलोमीटर में उनकी तटरेखा की घटती लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जितने भी भारत के कोस्टल राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश मिला के, तो उनमें सबसे ज़्यादा किसकी लंबाई है। तो देखिए अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात ऑप्शन है। तो वैसे अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी है तटरेखा गुजरात की, लेकिन गुजरात से भी ज़्यादा तटरेखा लंबी है अंडमान निकोबार की। तो ये आपसे यही जानना चाह रहा था किससे शुरू होता है। तो अंडमान निकोबार की तटरेखा की लंबाई है 1962, जबकि गुजरात की है 1214। तो जिस छात्र को ये पता है कि वही गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, लेकिन उससे भी लंबी तटरेखा है अंडमान निकोबार की। देखो ये गुजरात, ये अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे लंबी है, उसके बाद आ गया गुजरात, AD। हालांकि ये ए से ही हो रहा है क्योंकि बाकी के ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। तो देखिए राज्यों में सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी लंबी है, गुजरात की। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर 973 के साथ, फिर तमिलनाडु 906 और महाराष्ट्र 652। ठीक है, अगली बार हो सकता है कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसको अच्छे से देख लेना। और यूटी की बात की जाए तो अंडमान निकोबार नंबर 1, उसके बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीव। भारत की तटरेखा की टोटल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ये रहे राज्य अंडमान निकोबार, ये गुजरात, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये पुडुचेरी और ये लक्षद्वीप। तो ये एक सवाल आया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना से अब की बार बहुत सवाल आए हुए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता उसके संदर्भ में राज्यों को आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। तो देखिए 4 राज्य दिए गए थे, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो देखिए आप जानते हैं लास्ट में तो डी आएगा क्योंकि केरल, हम जानते हैं केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। अगर उसको हम देखें तो लास्ट में डी इसमें है और डी इसमें है, तो ये दोनों तो गए। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखें कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है केरल 93, उसके बाद सबसे ज़्यादा कम पढ़ा लिखा, इसके बाद आएगा महाराष्ट्र 82, मध्य प्रदेश 70, उत्तराखंड 78। तो ये बढ़ता क्रम लगाना, यानी कि पहले इन चारों में जिसमें साक्षरता दर सबसे कम है वो देखिए कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश 70, यानी कि बी पहले आएगा। देखा बी से ही हो रहा है ये तो, कि मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र और केरला। अगर हम बात करें टोटल तो ये देखिए केरल है, उसमें लिटरेसी रेट है 93.91। उसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम। ये अच्छे से याद कर लेना कि केरल के बाद सबसे ज़्यादा यूटी और राज्य मिलाकर पढ़ा लिखा है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं और वो मलयालम भाषा बोलते हैं। स्टेट यूटी अगर नीचे से बात की जाए तो बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार से ऊपर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, यानी कि ये नीचे से टॉप 3 राज्य। अगला, यदि भारत की मुख्य भूमि के उत्तर बिंदु से दक्षिणतम बिंदु तक की यात्रा करें, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत की ऊपर से नीचे तक लंबाई बताओ। तो आपको पता ये है 3214, ये लिख भी रखा है 3214, और चौड़ाई है 2933। तो 3214 किसके पास है, ये देखिए ये आंसर है 2। बिल्कुल आसान सवाल था, हो सकता है अगली बार चौड़ाई पूछ ले। तो 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन की तिथि के अनुसार आरोही बढ़ता क्रम, यानी कि जैसे जैसे भारत में विभिन्न राज्य बने उनको गठन के हिसाब से लगाना है। ठीक है, आप सब जानते हैं। ठीक है, 2000 में देखिए प्रश्न में क्या क्या ऑप्शन है, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गोवा और उत्तराखंड। देखिए इनमें 3 राज्य तो बिल्कुल 2000 में बने, जैसे झारखंड,
छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ये तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उसमें बने हैं, है ना, सप्ताह के अंतराल में तीनों बने थे। तो इसमें है गोवा और मिजोरम। गोवा बना 1987 में सॉरी, और गोवा और मिजोरम दोनों 1987 में बने, परंतु फरवरी में बना गोवा और मई में मिजोरम, और गोवा बना मई में। तो मिजोरम सबसे पहले आएगा, तो मिजोरम आता है बी। तो इसमें देखिए बी इसमें भी है, इसमें भी है। बी के बाद पहले आया बी, फिर गोवा डी, दोनों में है। उसके बाद देखेंगे हम सी है कि ये देखो सी है छत्तीसगढ़ 1 और ई है 9 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ पहले बना, इसलिए आंसर है ए। समझ गए। देखिए बी पे था मिजोरम, मिजोरम बना 20 फरवरी 1987 को। उसके बाद है डी, डी है गोवा, गोवा बना उसी साल 30 मई को, ठीक है। और सी पे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, फिर ई उत्तराखंड 9 नवंबर को, और झारखंड ए। यानी कि तेलंगाना से पहले भारत का सबसे नया स्टेट था ये अपना झारखंड। उसके बाद 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसमें आंध्र प्रदेश को तोड़कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नामक राज्य बनाए गए। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, ये है नदियाँ और ये है इनके स्रोत। तो भैया इनको मैच करना, नदियों का एक क्वेश्चन आया था, तो आप मैच कैसे करेंगे। देखिए राक्षसताल झील आप सबको बड़ा है पता है, सतलुज नदी राक्षसताल झील से निकलती है। तो बी का तो 4 फिक्स है, ठीक है, बी का 4। और रावी नदी निकलती है रोहतांग पास से, ठीक है। रोहतांग पास आपको पता है, रोहतांग पास से 2 नदियां निकलती है, इस तरफ रावी और इस तरफ व्यास, ठीक है। तो ये 2 नदियां रोहतांग पास से निकलती हैं, रावी और व्यास नदियां। तो ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो ए का 3, ए का 3, ए का 3, ये देखिए ए से ही हो रहा है, ए से ही हो रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, और सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के निकट से। देखिए जो ये मानसरोवर झील है ये बड़ी फेमस है। मानसरोवर झील जो तिब्बत में है उसके पास से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और इधर से निकलती है सिंधु नदी, और इधर से ही निकलती है सतलुज नदी। तो ये मानसरोवर झील जो तिब्बत में है उसके पास से 3 नदियां निकलती है। ये निकलती है सतलुज राक्षसताल से, और वो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, और इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। हालांकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं ये लोग। क्या कहते हैं? सांगपो। तो ये भी सवाल कई बार एग्जाम में आता था कि ये लोग तिब्बत में या चीनी भाषा में इसको, तिब्बती लोग इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सांगपो। इंडिया ए सेक्रेड जियोग्राफी पुस्तक, ये पुस्तक किसने लिखी? तो भाई ये पुस्तक है इंडिया ए सेक्रेड जियोग्राफी। तो ये पुस्तक एक हार्वर्ड की प्रोफेसर है, मैडम है डियाना एल एक, ये रहा डियाना एल एक ने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में भारत की नदियों मतलब ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया। हार्वर्ड की हैं, तुलनात्मक धार्मिक शास्त्रीय पढ़ाती हैं हार्वर्ड की, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है डियाना एल एक ने। 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में लगाना है भाई आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। शहरी जनसंख्या की बात चल रही है, ठीक है। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो देखिए आपको पता है सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या किस में है? गोवा में। तो गोवा तो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो अब देखें हम इनको, गोवा में है 62%, केरल में है 47, तमिलनाडु में 48, मिजोरम में 52। देखो मिजोरम में कितनी ज़्यादा, 52। तो बढ़ते क्रम में अगर हम इसको लगाएं तो इनमें सबसे कम आएगा केरल। तो सबसे पहले आएगा सी, तो ये इसी से हो रहा है। केरल के बाद सबसे ज़्यादा शहरी लोग रहते हैं तमिलनाडु में 48, ये उन टोटल राज्य का परसेंटेज है 48। और उसके बाद है सी डी ए पे है मिजोरम, और आखिर में गोवा। इस प्रकार तो ये प्रतिशत के हिसाब से पूछा है, प्रतिशत के हिसाब से। तो गोवा टॉप पर है, सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से गोवा में है, और ये इसका आंसर था सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके प्रमुख सिद्धांत है?
आसान सा सवाल था, अगर आप अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे तो वही आएगा। देखो अच्छी अच्छी बात इसमें क्या हो सकती है, क्या भारत गुटनिरपेक्ष अपनाता है? बिल्कुल, नाम मूवमेंट भारत ने चलाया था। जिस समय हमारा देश आज़ाद है उस समय विश्व में दो ध्रुव थे, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। तो ये पूंजीवादी था और वो समाजवादी। तो ये दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, चाहते थे कि पूरी दुनिया भी दो ग्रुप में बढ़ जाए। ये चाहता था इसकी ओर जाए दुनिया, ये चाहता था इस ओर। भारत ने कहा कि हम दोनों से फायदा उठाएंगे, किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो इसको कहते हैं गुट निरपेक्ष था। तो ए तो एक तो ये हुआ, ठीक है, इसलिए बी गया क्योंकि इसमें ए नहीं है। उसके बाद देखो साम्राज्य अनुकूल, इंग्लैंड ने हमें अपना कॉलोनी बना रखा था, उसी को साम्राज्यवाद बोलते हैं कि किसी देश पर कब्जा करो और उसको लूट लो। तो हम तो ऐसा क्यों चाहेंगे, ये तो बुरी बात है। तो बी गए, तो ये बी, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी, तो ये तो इसी से हो गया। ए सी डी, पंचशील के सिद्धांत हमारे कि सबको सहयोग करो, सब साथ मिलकर हमें शांति से लड़ाई ना करे, पंचशील हो गया। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हथियार नहीं रखने हैं, परमाणु बम नहीं, है ना। तो ये परमाणु बम को मना किया गया भारत ने। हालांकि हमने बनाया है, लेकिन हमने बनाया शांति के लिए कि भाई पड़ोस में सारे लेके बैठे, हम नहीं बनाएंगे तो कल को हमला कर देंगे। जातिवाद नस्लवाद अनुकूल नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि जातिवाद नस्लवाद होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी। तो इसका आंसर है ए सी डी। भाई ये है पर्वतांतर और ये है नदियाँ। देखो नदियाँ जब बहती हैं तो कई तरह की आकृतियाँ बनाती हैं, तो ये आकृतियाँ ज्योग्राफी में आती हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये चार ऑप्शन इधर दिए गए थे कि दुर्माकृत होती है ये वृक्ष के आकार की, तो इसमें दुर्माकृति चंबल, नर्मदा, श्रवण रेखा और महानदी, तो ये इसका आंसर आएगा महानदी, ठीक है। दुर्माकृति कौन बनाता है? महानदी। और बी अरिय कौन बनाएगा? स्वर्णरेखा नदी, छोटा नागपुर पठार पर रहने वाली स्वर्णरेखा नदी बनाएगी अरिय। अभी केंद्र का अरिय ये हो गया रेडियल, रेडियल, ठीक है। अरिय, अरिय का मतलब होता है बीच में कोई झील हो सकता है, कोई पहाड़ होता है, उससे चारों तरफ नदियाँ ऐसे निकल रही है, उसको अरिय बोलेंगे। अभी के अंदर बनाती है चंबल, अभी के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें नदियाँ मिलती हैं, अरिय में दूर जा रही हैं, अभी के अंदर में मिलती हैं। तो यह चंबल, बीहड़, चंबल बहने वाली। पिछाकार, पिछाकार होता है ये पिनेट, ये है नर्मदा। इसमें क्या होता है, एक नदी बहती है रिफ्ट वैली में, ठीक है, रिफ्ट वैली में नदी बहती है और उसके आसपास आकर ऐसे नदियाँ उसमें मिलती हैं, तो वो नर्मदा नदी है अपनी। तो ये इसका आंसर था और इसका आंसर है 4। तो ये सारी स्थलाकृतियाँ इसमें दे रखी है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, हो सकता है अगली बार इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूह को जनसंख्या के आकार के अनुसार घटते क्रम में वो लगाओ। भाई घटते का क्रम मतलब है सबसे ज्यादा पहले पे वो आएगा जो सबसे ज्यादा है। तो देखिए संथाल, मुंडा, गोंड और भील ये सारी बड़ी जनजातियां हैं। अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो वो तो कहती है कि भाई भील सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन कई बार गोंड भी मानते हैं। तो यूजीसी ने भी इसका आंसर यही दिया है कि भाई सबसे पहले आएगी गोंड, सी। तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी है, गोंड के बाद फिर है भील और उसके बाद है संथाल और मुंडा। तो ये बी आंसर उन्हें सही मानना है कि भाई गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपको पता है कि भील लोग हैं वो पश्चिमी भारत में, ज़्यादातर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में ये लोग रहते हैं। भील जो सबसे एकलव्य वाली कहानी, ठीक है। और ये बाकी के लोग इधर ही छोटा नागपुर पठार इस तरफ ये लोग रहते हैं, आपको इसका पता है। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता। तो भैया नदियां दे रखी हैं, बतानी है कि कौन सी नदी कितनी लंबी है, उनको अरेंज करना है। तो देखिए हम देखें इसमें कि व्यास, कोसी, गोदावरी, दामोदर, चंबल मतलब एक जैसी है, कंफ्यूज करने के लिए कि एक बड़ी छोटी भी नदी। लेकिन गोदावरी नदी को साउथ की गंगा बोलते हैं। और आपको पता है ये नदी तो इन सबसे बड़ी है, तो सी सबसे आखिर में होना चाहिए। तो सी तो तीनों में है, तो इस प्रकार से ये गया। तो अब बच गया हमारे पास ए या डी। तो ए है व्यास और डी है दामोदर। तो दोनों नदियों में देखो सेम सा ही है। व्यास नदी जो कि हिमाचल से रोहतांग पास से निकलती है, वो नदी 460 किलोमीटर लंबी है और दामोदर 592। तो व्यास आएगा, ठीक है। तो सी के बाद आए क्या कहते हैं, ये सबसे पहले आएगा ए, ये ठीक है। ये ए व्यास 460 किलोमीटर लंबी, मतलब 500 किलोमीटर भी लंबी व्यास नहीं है। व्यास नदी इतनी लंबी क्यों नहीं है? क्योंकि ये पंजाब में सतलुज नदी में मिल जाती है,
ठीक है, सतलुज नदी में व्यास नदी मिल जाती है और यहीं पर हरिके नामक जगह पंजाब में यहीं पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पर ये नदी इसमें मिलती है वहीं भाखड़ा बांध है। उसके बाद है ए के बाद डी में है दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते थे। तो ये दामोदर नदी है 592 किलोमीटर लंबी। उसके बाद है बी में आएगा कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, 720 किलोमीटर लंबी नदी है। अत्यधिक बाढ़ के कारण वो रास्ता बदल ले, मार्ग परिवर्तन के कारण फेमस है भाई, ये मार्ग परिवर्तन करती है, मार्ग परिवर्तन। उसके बाद ई यानी कि चंबल बीहड़ बनाती है, करीब 1000 किलोमीटर या 960 किलोमीटर लंबी है चंबल के बीहड़, चंबल नदी। और गोदावरी को आपको पता ही है 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी साउथ की सबसे लंबी नदी है। तो अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है वह सबसे लंबी नदी है, टॉप 10 की यहाँ लिस्ट है। देखो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद सेकंड नंबर पर गोदावरी, ये लंबाई भी इनकी लिखी हुई है। फिर है कृष्णा और यमुना, यानी कि गंगा के बाद उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी यमुना 1376। उसके बाद नर्मदा, फिर इंडस यानी कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी और ताप्ती। तो ये भारत की टॉप 10 नदियां हैं लंबाई के हिसाब से। ठीक है, तो इनमें अलग अलग दे रखी है कि ये तो टोटल लेंथ है और ये है लेंथ इन इंडिया, कि भाई अलग अलग से कैसे इनकी लंबाई है, भारत में कितनी है और दूसरे देश में जाते हैं तब कितनी हो जाती है। जनगणना वर्षों में भारत में लिंगानुपात पूर्व के जनगणना वर्ष से अधिक है। तो ये कहता है जब से हम जनगणना चल रही है हमारे से पहले से, जैसे कि 1872 में हुई थी आधी उधूर हुई, लेकिन 1881 से लगातार चल रही है। तो इन 5 ऑप्शन में कब कब हमारा लिंगानुपात बढ़ा है, तो ये देखो ये ग्राफ यहाँ दिया गया, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि देखो एक तो 1951 में ही बढ़ा था 946 देश का जो पार्टीशन हुआ था। उसके बाद देखो 61 में हो गया कम, 71 में बिल्कुल, और 946 था 941, फिर 930 कम हो गया, फिर 81 में फिर बढ़ गया 4 बढ़ गया, अच्छा 91 में फिर कम हो गया, 2001 में बढ़ गया और 2011 में 943 था। तो लेटेस्ट है हमारे पास 943 लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं हमारे देश में। तो आप देखो ये कौन कौन से आए, 1951 में बढ़ी, ठीक है, उसके बाद 1981 में भी लिंगानुपात बढ़ा, उसके बाद 2001 में भी बढ़ा, और 2011 में, अच्छा 2011 ऑप्शन में नहीं है, तो ए बी सी, तो ये 3 आए ए बी सी, इन दोनों में कम हुआ था। ठीक है, लिंगानुपात पिछले दशक की तुलना में घट गया था, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, हिंद महासागर में स्थित किस देश को लघु भारत कहते हैं, यानी मिनी इंडिया। तो देखो ये भारत का मैप है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, दुनिया का एकमात्र महासागर जिसका नाम एक देश के नाम पर है, इंडियन ओशियन। ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशियन है। इसी इंडियन ओशियन में एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, ये है मॉरिशस। ठीक है, फिल्मों वगैरह की शूटिंग होती है, लोग भी घूमने जाते रहते हैं। मालदीव हमारे पास है, जबकि मॉरिशस काफ़ी दूर है। तो ये जो मॉरिशस है मेडागास्कर के पास है, इस मॉरिशस को कहते हैं मिनी भारत, क्योंकि यहाँ पर भारत के लोग भी रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए इसको मिनी इंडिया कह देते हैं। ये हिंद महासागर में, तो ये मेडागास्कर है। ठीक है, यहीं पर डिएगो गार्सिया द्वीप है, जिसके ऊपर अमेरिका का एक सैन्य बेस है। भी कई बार सवाल आता है कि हिंद महासागर में अमेरिका का सैन्य बेस कहाँ है, तो एक डिएगो गार्सिया द्वीप है, जो पहले इंग्लैंड का कब्जा था, इंग्लैंड ने अमेरिका को दे दिया। ठीक है, ये इसका आंसर था। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो बिल्कुल कितना आसान सवाल है, सिर्फ ये पूछा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ है। देखो सीधी बात है, भद्रावती में, कर्नाटक में। तो विश्वेश्वरैया आपको पता है एक महान इंजीनियर थे, ठीक है, जो यह प्लांट कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है, और यह कच्चा लोहा और इस्पात के उत्पादन में शामिल है। 18 जनवरी 1923 को सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा मैसूर आयरन वर्क्स के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और ये जो विश्वेश्वरैया मैसूर के सिविल इंजीनियर और दीवान थे। 1989 में यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंदर है, यानी कि सेल भारत की सबसे बड़ी स्टील इस्पात बनाने की कंपनी है, और ये उसके अंडर आता है। ठीक है,
तो ये सिर्फ इतना पूछा था कि आपको विश्वेश्वरैया बता दो किस राज्य में। लेकिन भारत का पहला स्टील प्लांट पूछे तो वो था 1907 में जमशेदपुर में जो स्थापित हुआ था। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर, है ना, टिस्को कहते हैं इसको। ये भारत का पहला स्टील प्लांट था 1907 में जमशेदपुर में। ठीक, ये इसका आंसर था। भारत के निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के लिंगानुपात के संदर्भ में अधिक से कम, यानी कि अधिक से कम आना है। देखो 11 के सेंसस से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो ये आपको लिंगानुपात के रूप में चलना है। तो देखिए सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका, इन चारों में। तो साउथ के जो हमारे राज्य हैं, अगर आप तुक्का भी मारें या गैस करें, तो वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान है उनसे, हमसे तो सही, तो उसके कारण उनका लिंगानुपात हमसे ज़्यादा है। तो तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी इनका लिंगानुपात ज़्यादा है। तो देखो इन चारों में पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है, 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 973, मणिपुर 974। तो पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो ये ऐसे ही ऑप्शन आएगा कि घटते क्रम में लगाना है ऊपर से नीचे तक। अगर हम देखें स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, तो केरल में सबसे ज्यादा है और राज्य के हिसाब से तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है ना, पुडुचेरी के बाद, क्योंकि पुडुचेरी तो यूटी है। तो केरल का सबसे ज्यादा है, उसके बाद है तमिलनाडु। तो यूटी के हिसाब से देखें तो है ना, सबसे कम किसका है, हरियाणा का, और जम्मू कश्मीर का हमसे थोड़ा सा 10 ज़्यादा है। तो यानी कि पूरे देश में सबसे कम लिंगानुपात किस में है, नंबर 1 हरियाणा, यानी कि अपने राज्य में। अच्छा, स्टेट्स विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो पुडुचेरी, नहीं ये गलत दे रखा, पुडुचेरी में तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है दमन और दीव में 618 में, ये पुडुचेरी में तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, ये इधर आना था और ये इधर आना था। ठीक है, आइए सेक्स यूटी में, पुडुचेरी में, और स्टेट विद लोएस्ट सेक्स तो होता है हरियाणा में। तो ये इसका आंसर होगा। जनजातियों और उनके आवास स्थल के राज्य के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। तो भाई ये शेड्यूल ट्राइब आई हुई थी, आपको इनको अरेंज करना है कि इनमें से कौन कहाँ रहता है। तो देखिए क्या भी लोग मध्य प्रदेश और गुजरात में रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी लोग रहते हैं, तो ए है सही। तो ये तो है सही, इसको काटो, ये भी सही ए। थारू लोग कहाँ रहते हैं, आंध्र प्रदेश में, नहीं ये गलत है, बी है गलत, थारू लोग वहाँ नहीं रहते। तो ये गया ये गया, तो ए सी डी ए डी, तो ए है ठीक। भूटिया लोग उत्तराखंड में रहते हैं, ठीक है। संथाल भी झारखंड में है, और गद्दी गलत है, गद्दी लोग गलत है, गद्दी लोग रहते हैं ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भद्रवाल हिमाचल प्रदेश एंड J&K में भी कुछ लोग ये रहते हैं। ठीक है, और थारू लोग रहते हैं उत्तराखंड में। ये दिवाली को शोक का त्यौहार मानते हैं भाई, जो थारू लोग हैं ये दिवाली को ना शोक का त्यौहार मनाते हैं, तो उत्तराखंड में मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा ACD। तो ये इसका आंसर है, सही है सारे, इसमें देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में, अब की बार फैक्चुअल ज़्यादा है कि बताओ भी चोटियों की लंबाई बताओ। देखो लोत्से की लंबाई है 8516, धौलागिरी 8167, अन्नपूर्णा 8091, मकालू 8485 और कंचनजंगा 8598 मीटर। ठीक है, इनसे बड़ी भी एक, अगर इसके हम आंसर देखें तो देखो ऊंचाई के घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा किसकी है, कंचनजंगा की लंबाई सबसे ज्यादा 8598। ठीक है, इसके बाद कौन सी लंबाई है, लोत्से, तो ई के बाद आएगा ए, तो ये ए दोनों में है। उसके बाद सबसे ज्यादा लंबा है मकालू, तो EAD ये आंसर इसका सही है, यानी कि 3 EAD भी। उसके बाद देखो धौलागिरी और अन्नपूर्णा, तो इस तरह चोटियों की लंबाई दे रखी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 शिखर, है ना, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 शिखर। ठीक है, तो ये कंचनजंगा की फिर सेकंड पे आती है 8598, इसकी लंबाई है 8611 मीटर, और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर भारत में पूछा जाए तो उसका आंसर कंचनजंगा, क्योंकि जो K2 शिखर है वो ट्रांस हिमालय में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पुराना एक पर्वत है, कराकोरम श्रेणी में ये
स्थित है? भारत के किस भाग में नॉर्डिक के नाम से प्रसिद्ध आर्यभाषी समूह रहते हैं? ये सारा आपको मैप दे रखा है। नॉर्डिक ये रहे, तो नॉर्डिक कहाँ रहते हैं? इस आंसर के हिसाब से रहते उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, तो ये मानव शास्त्रियों ने भारत को कई उसमें बांटा है नस्लों में, उसके प्रजातियों में, उसके हिसाब से नॉर्डिक पूछा कि उत्तर पश्चिम भारत में रहते हैं, जैसे कि मंगोलाइड रहते हैं इस एरिया में, ठीक है, मेडिटेरियन रहते हैं साउथ में। तो इस तरह से इसका ये आंसर है। अच्छा, ये भूकंप का संकट और ये साल बताओ भाई कब आया था? ठीक है, तो देखिए कोयना बांध, कोयना जो बांध था लातूर में, कोयना, उस बांध के कारण भूकंप आया था 1967 में। ठीक है, उसके बाद है लातूर बांध, लातूर से कब आया था भूकंप? 1993। ठीक है, और भुज का तो फेमस है 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक है, और दरभंगा का 1988। तो इस तरह इसका आंसर बना सी, तो सी इसका आंसर है। ठीक है, आपको पता है भूकंप आने पर 3 तरह की तरंगें निकलती है, PSL, प्राइमरी सेकेंडरी लव वेव, 3 तरह की, और सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से इसको मापा जाता है। ठीक है, और भूकंप जो आता है तो पृथ्वी के अंदर, तो इस जहां भूकंप पैदा होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर, उसको क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। और भूकंपीय तरंगे जब सबसे पहले जहां पहुंचती है उसको बोलते हैं फोकस। तो ये भी सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार। ठीक है, तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बिल्कुल उल्टा बोल दिया। फोकस तो होता है अंदर जहाँ भूकंप आता है, और ऊपर जहाँ सबसे पहले तरंगे पहुंचते हैं उसको बोलते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर ऊपर होता है, एपी सेंटर ही तो पता चलता है कि भूकंप आया कहाँ है। फोकस तो बहुत नीचे होता है, 100-200 किलोमीटर, उसका कभी पता नहीं चलता फोकस का। एपी सेंटर का पता चलता है, तो एपी सेंटर होता है जमीन पर। जल विद्युत शक्ति परियोजनाएं और राज्य लगाओ। बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, आप इसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। देखो नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? नागार्जुन सागर सबको पता है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल बौद्ध एक दार्शनिक हुए नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद दिया, विज्ञानवाद दिया उन्हीं के नाम पर है आंध्र प्रदेश में। तो 1 का 4। शिव समुद्रम का है कर्नाटक में। कावेरी नदी आपको पता है ना, बहती है ब्रह्मगिरी से और 3 राज्यों निकलती है। तो ये शिव समुद्रम कहाँ है? ये कर्नाटक में जल विद्युत शक्ति परियोजना है। ठीक है, उसके बाद है मैटूर। मैटूर बांध कहाँ है? ये बांध है तमिलनाडु में, सी का 2, तमिलनाडु में। और इडुक्की पता है आपको, केरल में। इडुक्की कहाँ है? केरल में। तो जल विद्युत शक्ति परियोजनाएं थी, जिसमें से अपनी भाखड़ा वाली है जैसे सतलुज नदी पर। तो ये साउथ के 4 राज्य दे रखे थे, ये उनके नाम है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये वो सवाल थे जो कि भारत के भूगोल से नेट में पूछे गए थे। फैक्चुअल सवाल ज़्यादा थे, सेंसस से पूछ रखा था, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगली बार हो सकता है मिलते जुलते सवाल आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो समाप्त हुई यहाँ पर। और भी ज़्यादा और सब्जेक्टों में से भी क्वेश्चन आए, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, उनको भी हम अच्छे सोल्व कराएंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।